खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके ऐ भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अशफाकुल्लाह से क्या कहना है मुझे ये बताइए। आप अशफाक से कहिएगा कि अपना इकबाल जुल्म कर लो। इकबाल जुर्म कर लो? अरे जिस जुर्म से मैं वाकिफ ही नहीं हूँ उसका इकबाल क्या खाक करूँ? ये सारा मामला इन हिंदुओं की चाल है। ये सब मुल्क को किसी भी तरह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और तुम जज्बात में बहकर मुसलमान होते हुए भी काफिरों के झांसे में आ गए। ये सरासर झूठ है कि राम प्रसाद और आजाद हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और अगर ये सच भी होता तो मेरा मानना है कि वो हिंदू राष्ट्र आपके इस ब्रिटिश राज से कई गुना बेहतर होता। अच्छू मियाँ ने यह कहलवा भेजा है कि आप सब्र से काम लें, साबिर बनिए। अम्मा, अल्लाह ने चाहा तो ये मुसीबत और परेशानियों के दिन जल्द खत्म हो जाएंगे, और अच्छू मियाँ इंशाअल्लाह साथ खैरियत के घर वापिस आ जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इन कलाबियों की तरफ से कोई वकील पैरवी कर रहा है या यूं ही अभी तक अल्लाह भरोसे ही चल रहा है? भाईजान, वकील तो कई हैं उनके। एक तो हैं पंडित हरकरण नाथ मिश्र, और उनके अलावा मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभान गुप्त और कृपा शंकर हजेला वगैरह बड़ी मेहनत से मुकदमा लड़ रहे हैं। और इसके अलावा डिफेंस कमेटी की तरफ से कलकत्ता के मशहूर बैरिस्टर बीके चौधरी को भी 500 रुपए माहवार पर राजी कर लिया गया है। लेकिन भाईजान, एक मसला है। मसला? कौन सा मसला? यही कि सेशन कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन, वो जैसे हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं। इस अदालत का जज है हैमिल्टन, और वो मदूत हिंदुस्तानियों से बिला वजह नफरत करने और इंसाफ का गला घोटने के लिए मशहूर है। क्या किसी सूरत में यह मुकदमा किसी और अदालत में नहीं जा सकता? इस सिलसिले की एक अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कान में तेल डाल रखा है, लिहाजा अर्जी खारिज कर दी गई। परवरदिगार आलम उन जाबिरों का बेड़ा गर्क कर दे, उन्हें मौत आ जाए। अम्मा, इन कमबख्तों को बद्दुआ मत दो। ये इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि बद्दुआ भी इन पर असर नहीं करेगी। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक ना एक दिन इनका सूरज जरूर हुरूब होगा। आमीन सुम्मा आमीन। काकोरी के इस मुकदमे में इंकलाबियों को जेल से अदालत तक जबरदस्त सिक्योरिटी में लाया जाता था। जब अदालत जाने के लिए जेल का स्टाफ जेल के दरवाजे पर इन लोगों को सिटी पुलिस के हवाले करता तो ये लोग पूरे जोश में आ जाते और वहीं से जोशीले गाने और नारेबाजी शुरू कर देते। जेल से अदालत तक का 3 मील का सफर ये लोग इसी तरह गाते बजाते मस्ती में तय किया करते थे। ये लोग उस जमाने में कौन से नारे लगाते थे? एक था प्रजातंत्र की जय, एक था आजादी आजादी, और एक था वंदे मातरम की जय। और गानों में इनका कौन सा गाना सुपरहिट था? वो गाना था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये लोग जेल में होते तो इनके दरमियान काफी बहस होती, कभी मजहब पर, कभी आस्तिक और कभी नास्तिक पर।
और मुकदमे की ऊंच नीच या बारीकियों पर इनमें कौन सबसे ज्यादा पकड़ रखता था? इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंदर नाथ सान्याल का कोई जवाब नहीं था। पैरवी कैसी की जाए ये सब वही डिसाइड करते थे। और बाकी लोग आमतौर पर जेल में क्या करते थे? ठाकुर रोशन सिंह दिन रात बांग्ला सीख रहे थे। सचिंदर नाथ और राजेंद्र नाथ लाहड़ी किताबें पढ़ते और दूसरों को सुनाते। इनके बीच बहस भी हुआ करती। राजेंद्र नाथ लाहड़ी और मनमत नाथ खुदा की जात से इनकार करते थे कि राम प्रसाद बिस्मिल एक पक्के आर्य समाजी हिंदू और अशफाक उल्लाह खां पक्के मुसलमान थे। जहां तक मैंने पढ़ा है 1925 में कानपुर में सत्ता भक्त नामी कामरेड ने पहली कम्युनिस्टों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन उस दौर में कम्युनिज्म का खाका कुछ कच्चा पक्का सा था। कुछ ही सालों बाद 1927-28 में भगत सिंह के दौर में मजबूत बुनियाद बना चुका था। इसी जमाने में नागपुर में भी इसी तरह की कम्युनिस्टों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस मामले में सान्याल की किताब बंदी जीवन अच्छी रोशनी डालती है। इसमें कोई शक नहीं कि अशफाक उल्लाह खां मजहबी होते हुए भी दकियानूसी बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो खास तरह की पसंद थे। और ये भी सच है कि 1927 में काकोरी के इंकलाबियों की फांसी के बाद इंकलाबियों की ऑर्गेनाइजेशन का नया और निखरा हुआ चेहरा सामने आया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भगत सिंह की रहनुमाई में इसी दल ने साइंटिफिक अप्रोच के साथ समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया, जहां भगवान, ईश्वर, धर्म और मजहब के लिए कोई जगह नहीं थी। भगत सिंह के मुकाबले राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद और अशफाक की देशभक्ति इतनी ही जुनूनी थी, लेकिन आइडियोलॉजी इतनी साफ नहीं थी जितनी उनके बाद के इंकलाबियों की नजर आती है। वाह यार, जेल में रहकर खुश रहने का जज्बा इन क्रांतिकारियों में ही था। हाँ यार, एक दिन अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों को जेल में एक जगह इकट्ठा किया गया। चलिए साहब, अदालत का वक्त हो चला है। अभी चलते हैं, एक और मुल्जिम का इंतजार है। साहब, किस किस पर इल्जाम लगाइएगा, किस किस को मुल्जिम बनाइएगा। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अजब इंसान है आप, बेड़िया पहनकर भी आपको मजाक सूझ रहा है। क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बेड़िया मैंने नहीं पहनी, आपने पहनाई है हुजूर। बकवास मत करो। इतनी देर कहाँ लगा दी? सर साहब, बस ऐसे ही। ठीक है ठीक है। इंसाफ का मुकदमा कौन सी अदालत में चल रहा है? इंसाफ का क्या मतलब? आप इन्हें जानते नहीं? क्या बात कर रहे हैं साहब, आपने हमारा इनसे तारुफ तो कराया ही नहीं। इन्हें क्या हम खाक पे जानेंगे? इन्हें तो मजाक सूझ रहा है। आप ही बताइए कि आप इन्हें कब से जानते हैं? अरे जनाब, जिसकी सूरत पहली बार देख रहा हूँ उसे कब से जानने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? वैसे ये जो भी है, लगता है इनका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। दिमाग खिसका हुआ है? क्या मतलब? जो आदमी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो फिर भी वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मेरी नज़र में तो भाई वो पागल ही है। वैसे ये है कौन और इसका नाम क्या है? ये अशफाक उल्लाह खां और ये सचिंद्र नाथ बख्शी। क्या आप एक दूसरे को जानते नहीं? अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, तो आप है अशफाक उल्लाह खान? अरे भाई, आपके बारे में तो बड़ा सुना है, बल्कि अखबारों में पढ़ा भी है। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जेल में अखबार तो आता नहीं, इसलिए मुझे आपका नाम नहीं पता। वैसे आपका नाम है क्या? जी, सचिंद्र नाथ बख्शी। मुझे ये काकोरी केस में गिरफ्तार किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, आपको भी उसी केस में पकड़ा गया है? मुझे भी उसी केस में पकड़ा गया है। ओह, माफ़ कीजिएगा, जकड़ा गया है। चलो चलो, ले जाओ इन्हें। चलिए। हमारा शक बेकार और बेबुनियाद निकला। ये तो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जी जनाब, मुझे भी लगता है ये सीआईडी वाले बेमतलब झूठी सच्ची रिपोर्टिंग करते रहते हैं। उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोनों हर वारदात में साथ साथ रहे हैं और बहुत गहरे दोस्त भी हैं एक दूसरे के, मगर जबकि सच्चाई हमारे सामने है। ये तो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। आओ चलें। एक दूसरे को ना पहचानने की चाल गणेश शंकर विद्यार्थी की हिदायत पर थी। इस दूर अंदेशी से अंग्रेजों को ये तो पता चला कि ना तो ये एक दूसरे के दोस्त हैं और ना ही साथी।
इन लोगों की पहली मुलाकात लखनऊ जेल में हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये। अरे रुक भाई रुक, मैडम थोड़ी चाय पिलाई। हाँ क्यों नहीं। परेशान कर रहा है भाई। कहाँ परेशान कर रहा हूँ, चाय पी। बस बस बस, तुम लोग ये बताओ कितनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी। हाँ थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ भाई अब बता आगे क्या हुआ? ये सब इतना प्लान था कि किसी को शक नहीं हो पाया कि ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं। ये इसलिए किया गया कि इनके मुकदमे पर इन दोनों की अजनबियत इनके हक में जाती थी। इन्हें लॉरी में बैठाकर जब जेल हवलदार लॉरी से उतारने लगा तो इन दोनों के मिलन पर उसने धीरे से कहा था, भैया हमने भरत मिलाप कथाओं में पढ़ा था, आज आपने उसके दर्शन भी करवा दिए। तो क्या अशफाकुल्ला और सचिंदर नाथ बख्शी बाद में साथ रहने लगे थे? उस दिन सेशन कोर्ट की कार्रवाई के बाद जब ये दोनों वापस सेंट्रल जेल लौटे तो इन दोनों को जेल के यूरोपियन वार्ड में रखा गया और मुकदमे के फैसले तक दोनों साथ साथ रहे। दोनों का वक्त भी अच्छा गुजरने लगा। गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। अरे भाई बख्शी, किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ कि तुमसे जब भी मैं केस की बात करता हूँ तुम मुझे एक ही जवाब देते हो, कुछ भी कर लो, हम सबको फांसी की सजा तो होनी है। अरे भाई तो फिर मैं क्या कहूँ कि अंग्रेजी सरकार हमें हाथी घोड़े पर बिठाकर, शहनाई बजाकर, फूलों की बारिश करवाकर हमें बाइज्जत बरी कर देगी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम सबको फांसी ही हो। मौत से बहुत डर लगता है। क्यों? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। अरे वो तो कर ही चुके हो, इसी का तो इनाम है, हम सलाखों के पीछे हैं। अच्छा तुम्हें वो बात पता चली? कौन सी बात? अरे भाई कुछ बोलोगे या पहेलियां बुझाते रहोगे? अरे वही कि राम प्रसाद बिस्मिल जिला जेल में कुछ ज्यादा ही कट्टर हिंदू होते जा रहे हैं। अरे भाई राम प्रसाद हिंदू भी है और पंडित भी। अब जेल में रहकर वो आर्य समाज का प्रचार कर रहा है तो इसमें कट्टरता की बात कहाँ से आ गई? वो तो शुरू से ही ऐसे ही है। लेकिन कहीं दूसरे साथी हमारे नास्तिक है जिन पर कट्टरता का बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि ये सब कर कर राम प्रसाद बिस्मिल कोई ढोंग रच रहे हो और इसके पीछे उनकी कोई सोची समझी चाल हो, क्योंकि अक्सर हमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। और मुझे तो आपसे भी शिकायत है। मुझसे? क्यों भाई? तुम भी कुछ कम मजहबी नहीं होते जा रहे हो। पहले तुम सिर्फ नमाज पढ़ते थे, अब तो रोजे भी रखने लगे हो। अरे भाई ये मेरा जाती मामला है। कोई पूजा पाठ में मगन है, कोई रोजा नमाज से खुश है और तुम नास्तिक होके मुतमईन हो। मैं तो तुमसे नहीं कहता कि मुझे तुमसे कोई शिकायत है। तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लगती है, तुम रोजा नमाज करके भी इतने कट्टर नहीं हो और तुम्हें तुम्हारा देश भी प्यारा है और तुम्हारा धर्म भी। भाई मैं ये मानता हूं कि मजहब एक चीज है और वतन दूसरी चीज, और दुनिया का हर एक मजहब वतन से मोहब्बत और अकीदत के हक में ही कहता है। ये मेरा मजहब का मामला है कि मैं पठान हूं, मुसलमान हूं, हिंदुस्तानी हूं और इसके अलावा तमाम दुनियावी ताकतों से ऊपर उस आसमानी ताकत को तस्लीम करता हूं। मेरा यह अकीदा है कि वही आसमानी ताकत इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रही है। लेकिन मैं किसी आसमानी शक्ति को नहीं मानता। भाई ये तुम्हारा जाती मामला है, इसलिए तुम नास्तिक हो।
समझे? और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। अरे हाँ अशफाक, तुमने परसों अदालत में एक गजल सुनाई थी, बड़ी अच्छी गजल थी। वो गजल सुनकर सन्नाटे में भी सब खड़े हो गए थे। फिर एक बार सुना दो ना यार। हाँ बेशक। सुनाए क्या गम के किस्से कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, हाय कहाँ गई मेरी दौलत। वो सबका सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। सच कहा, वाह। खामोश हसरत, खामोश हसरत है अगर जज्बा वतन का दिल में, सजा को अपनी पहुंचेंगे बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। जब तुमने ये गजल पढ़ी तो मैं स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन का चेहरा देख रहा था। उस समय उस मक्कार का चेहरा और भी मक्कार लग रहा था। और हाँ, जब सरकारी वकील ने तुमसे चिल्लाकर कहा कि ये गैर जिम्मेदारी आपको फांसी तक पहुंचा सकती है, तो अपनी मुस्कुराहट को दबा भी नहीं पाया। उस समय तुमने उसे एक और शेर मारा, मौत जब एक रोज आनी है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है। इन दोनों का और पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद दूसरे कैदियों का आपस में कोई कम्युनिकेशन था? हाँ, थोड़ी बहुत खबरें कभी कभार मिल जाया करती थी। वकीलों वार्डनों की जेल में जाने या अदालत के दरवाजे पर आते जाते वक्त कुछ खबरें इनके कानों तक आ जाया करती थी। एक दो हिंदुस्तानी सिपाही भी कभी कभार हिम्मत करके इन तक खबरें पहुंचा दिया करते थे। घर से जो चिट्ठियां आती जाती थी उनसे भी तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती रही होगी। नहीं के बराबर, क्योंकि उनकी चिट्ठियों को आते जाते अच्छी तरह से 3 चेक पोस्ट पर सेंसर किया जाता था। कोई भी ऐसी बात जो पॉलिटिकल हो या जिसका ताल्लुक मुकदमे से होता था या जो अफसरान को काबिले एतराज लगती थी, उन लाइनों पर गाढ़ी काली शाई फेर दी जाती थी जिसे किसी भी तरह पढ़ा नहीं जा सकता था। बख्शी और अशफाक आपस में तो खुलकर बात कर लिया करते होंगे। हाँ, ये दोनों सारा दिन सारी रात साथ ही रहते थे। अशफाक से बख्शी पूछते थे कि हमारा क्या होगा, तो अशफाक हमेशा मुस्कुराकर यही कहते थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमें फांसी मिलेगी, ना तो इससे कम और ना ही ज्यादा। अशफाक को मुकदमों के शुरू में फांसी पर इतना यकीन क्यों था, या फिर वो ऐसा यूं ही मजाक में कहा करते थे? अशफाक बहुत ज़हीन और समझदार थे। वो समझ चुके थे कि अंग्रेजों की मंशा क्या है। अंग्रेज भी शायद सख्त से सख्त सजा देकर ये साबित करना चाहते थे कि जो हमारे या हमारी सरकार के खिलाफ जाएगा या सरकारी खजाना लूटेगा, उसके साथ हम कोई नरमी नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, हर दमनकारी हुकूमत यही करती है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी बात तुम्हारी नजर में आई? हाँ, एक दिन बाबू शिव प्रसाद गुप्त का एक आदमी प्रताप अखबार के ऑफिस जा पहुंचा। फिरंगी चाहे जितने भी जुल्म क्यों न ढाले, हिंदुस्तानी को दबा नहीं सकते। जी कहिए, मुझसे कोई काम है क्या? जी, मुझे भानु कहते हैं, मैं बनारस से आपके पास आया हूँ। मुझे बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने आपके पास भेजा है। ओह, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे शिव प्रसाद जी तो हमारे पुराने शुभ चिंतक हैं। कहिए, सब कुशल मंगल तो है ना? जी हाँ, वो ठीक है। आपके लिए चिट्ठी भेजी है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। और ये 430 रुपए हैं जो उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। बाबू शिव प्रसाद जैसे लोगों के सहारे ही तो हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। जी हाँ, गुप्त जी ने कहा था कि आपके बनाए डिफेंस फंड में बहुत कम पूंजी आती है, जबकि खर्चा बहुत ज्यादा है। अब क्या हाल है मुकदमे का? बाबूजी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे मुकदमे का भी तफसील से पता करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भाई मामला ये है कि अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्र नाथ बख्शी अब तो दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको तो मालूम ही है कि अशफाक उल्लाह खां दिल्ली से गिरफ्तार किए गए और 3 महीने बाद
सचिंद्र नाथ बख्शी भी भागलपुर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया गया। जी, ये सूचना तो हमें पहले ही मिल चुकी है। तो क्या सारे लोग एक ही जेल में हैं? मतलब सब एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो लोग पकड़े गए थे उन्हें लखनऊ जिला जेल में रखा गया और जो उसके बाद लोग पकड़े गए उन्हें लखनऊ की सेंट्रल जेल में रखा गया। ओहो, अच्छा, मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल में ये सारे लोग हैं और सेंट्रल जेल में केवल 2 ही लोग, अशफाक और बख्शी। हाँ, और इन दोनों लोगों को भी नहीं मालूम था कि उनके अलावा और कोई भी इस जेल में बंद है, क्योंकि अशफाक खां को उसी जेल के एक यूरोपियन वार्ड में कैद करके रखा गया था और जो सचिंद्र नाथ बख्शी हैं उन्हें उसी जेल की एक काल कोठरी में कैद करके रखा गया था। जब हमें ये बात मालूम हुई तो हमने अपने एक भरोसे के आदमी से उन दोनों को ये संदेश भिजवाया। वो दोनों वहां अजनबी बने रहे, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मतलब एक दूसरे को पहचानना तक नहीं? लेकिन इसका क्या फायदा होना था? दरअसल हम अपने इस मुकदमे को मजबूत बनाना चाहते थे। तो क्या ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। अरे हाँ, बीच वाली बात दरअसल मैंने आपको अभी बताई नहीं। दरअसल हुआ यूं कि अशफाक उल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके 3 महीने बाद सचिंद्र नाथ बख्शी पकड़े गए तो ब्रिटिश सरकार ने अशफाक उल्लाह खां का मुकदमा रोककर सचिंद्र नाथ बख्शी पर मुकदमा शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जब इन दोनों का मुकदमा एक साथ मिलाकर सेशन कोर्ट में दायर कर दिया। अच्छा, तो ऐसा कहिए ना विद्यार्थी जी, अब बात साफ हुई। तभी तो मैं हैरान था कि एक ही मुकदमा और दोनों एक ही केस में मुलजिमिन, फिर अलग अलग कैसे? और हुआ ये कि जिस दिन दोनों को सेशन कोर्ट में ले जाना था उस दिन इन दोनों का पहली बार आमना सामना होना था और इन दोनों को तभी ये एक्टिंग करनी थी कि ये एक दूसरे को जानते ही नहीं। देश सेवा के लिए नाटक भी तो करना पड़ता है। तो क्या दोनों ने किया अजनबी बनने का नाटक? अरे एकदम बढ़िया एक्टिंग की, ऐसी की कमाल की, कोई ताड़ भी नहीं रखा। तो क्या प्रताप अखबार वालों को हर बात की खबर रहती थी? अरे क्यों नहीं होगी, अखबार वालों का काम ही यही है कि हर खबर पर नजर रखना। चलिए यार चलते हैं, बहुत देर हो गई। बाय बाय। चल बॉस।